हेलो दोस्तों, तो यूपीएससी 2025 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये है यूपीएससी के लिए क्लास जो कि आज हम लोग इसमें सिलेबस पढ़ने वाले हैं, जो कि जीएस पेपर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा, अगर यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा होगा आपने, तो जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक होता है पेपर, जो कि पहला पेपर उसमें हिंदी का निबंध का होता है। तो आज हम लोग जीएस 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें आप पॉलिटी गवर्नेंस के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी। ठीक है। तो चलिए, अगर आप तक अभी आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो चलिए आज का क्लास जो है ये सिलेबस पे बेस है। सिलेबस में आपको देखेंगे इसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। चलिए देखते हैं, फोकस करते हैं इसमें कौन सा है। तो जीएस पेपर 2 पे भी बात करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए। तो पॉलिटी सबसे इसमें पहले देख लीजिए क्या-क्या आएगा। पॉलिटी आएगा, गवर्नेंस आएगा, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो 1, 2 और 3, 4 टॉपिक है, और 4 टॉपिक के अंदर भी सम टॉपिक उसके हैं। तो देखेंगे पहले पहले तो पॉलिटी में आपको पढ़ना रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना रहेगा, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविजंस, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे। देखिए अभी इसके बारे में बताऊंगा अभी, तो चिंता ना करिए कि बहुत तेज तेज भाग रहा हूँ। सिलेबस आपको ऐसा समझाऊंगा ताकि आप आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सिलेबस के आधार पर ही पढ़ना रहेगा और भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद गवर्नेंस में, तो गवर्नेंस में टॉपिक आपको पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वेंशन, और उसके बाद गवर्नेंस पढ़ना है, फिर ट्रांसपेरेंसी पढ़ना है यानी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता, और ई गवर्नेंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। सोशल जस्टिस में आपको पढ़ना है इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सोशल सर्विस। वही देखेंगे, दूसरा टॉपिक इसमें है इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर देखेंगे। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें बायलैटरल ग्रुपिंग, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, और एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक के लिए आपके कवर हुए थे इसमें, जो कि अब पॉलिटी में देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान देखेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखिए इसमें आपका आता है भारत का संविधान। ठीक है, तो भारत के संविधान में अब इसमें अंदर और भी टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, तो चलिए अब इसको टॉपिक वाइज आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना बाकी है। संविधान के ऐतिहासिक आधार क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार जो है ब्रिटिश शासन के संवैधानिक सुधारों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वही देखेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इस सब के प्रमुख उसके स्रोत होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के आंदोलन ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा को प्रेरित किया। संविधान सभा ने इन्हीं मूल विचारों को आधार बनाकर आधुनिक भारत का संविधान बनाया हुआ था। ठीक है, जो कि इसमें अगर आप प्राचीन और विदेशी प्रभाव देखेंगे, तो प्राचीन भारतीय परंपरा भी थी, और विदेशी संविधान था, जो कि भारतीय संविधान ने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, अन्य देशों के संविधानों से भी कई प्रावधानों को अपनाया हुआ था। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ऐतिहासिक आधार हो गया। वही इसमें भारत के संविधान में दूसरा देखेंगे, तो संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में है। तो ध्यान देंगे भारत का संविधान का विकास में, देखिए भारतीय संविधान का विकास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत की संवैधानिक सभा के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो 1773 से लेकर 1858 तक के अधिनियम, और उसके बाद 1858 से लेकर वो तो जो ताज का शासन था ना, तो उसके बाद फिर 1919 और 1935 के अधिनियमों से भारत सरकार अधिनियम ने संघीय ढांचे और विधायी प्रावधानों की नींव रखी थी। तो इन सबसे पहले चार्टर बन के आया, फिर अधिनियम बन के आया, उसके बाद 1919 का अधिनियम बन के आया, फिर 1935 का बन के आया। बहुत सारे संविधान के जो स्रोत है, वो जो विकास है, क्या हुआ था कि उसी से लिया गया था, तब जाके संविधान का निर्माण किया गया था। तो उसमें नींव रखी गई थी और संविधान के आधार बनाए गए थे। वही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं, जैसे कि और भी लोग नेताएं जो थे, वो स्वराज और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन चलाए थे। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें 389 सदस्य थे। कितने थे? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, 389 सदस्य शामिल हुए थे उसमें, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह संविधान कब बन के तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। और इसको क्या लागू कब करवाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में आप सभी लोग मनाते हैं।
इसमें भारतीय समाज की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किया गया था। तो ये आपके हो गए संविधान का विकास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ मुख्य विशेषताएं, सब जो संविधान में मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं में देखेंगे जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं इसकी व्यापकता, लचीलापन लचीलापन, संघीय ढांचा हो गया, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, ये सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है ना, वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है और जिसमें संसदीय प्रणाली और मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। संविधान में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। अगर आप अनुच्छेद कौन सा देखेंगे, चलिए वो तो अनुच्छेद की बात है, देखेंगे तो राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा भी है। इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र और संशोधन प्रक्रिया द्वारा इसे समयानुसार बदला भी जा सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा कुछ प्रावधान है, मतलब कोई गलती है या कोई भी अमेंड करने की जरूरत है, तो उसको बदलने की भी इसमें विशेषता, मतलब ये बताया गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, मुख्य विशेषताएं हो गई। अच्छा, उसके बाद देखेंगे मूल संरचना। क्या होता है मूल संरचना? तो संविधान की जो मूल संरचना है, मूल संरचना वह सिद्धांत है जो इसकी प्रमुख विशेषताओं को संरक्षित करता है। यह सिद्धांत देखेंगे तो 1973 में केशवानंद भारती का मामला आया हुआ था। केशवानंद भारती बनाम कौन सा था? तो केरल था। केरल राज्य मामले में स्थापित हुआ। इसके तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। अब मूल संरचना में लोकतंत्र, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, विधि का शासन और संविधान की सर्वोच्चता शामिल है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की बुनियादी पहचान सुरक्षित रहे और सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। यह भारतीय संविधान लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का आधार बन सके। ठीक है, तो ये किस लिए, कौन से मामले में था? 1973 के मामले में था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी था, कोई भी संशोधन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो संविधान के मूल ढांचे को प्रवर्तनीय या उसके ऊपर असर डालता हो। तो बहुत लोगों ने पूछा भाई कि क्या है मूल ढांचा, क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं समय आने बताऊंगा। जब आप कोई संशोधन करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि ये मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये मूल ढांचा के ये संविधान के मूल ढांचा है और इसको आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है। चलिए, उसके बाद देखेंगे संशोधन। तो संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक साधारण होता है, ठीक है, एक विशेष होता है, एक विशेष बहुमत से होता है और एक संसद व राज्यों के संयुक्त प्रयास से होता है। देखिए, संशोधन प्रक्रिया संविधान को लचीला बनाती है जिससे जो है समयानुसार आवश्यक परिवर्तन और विकास सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे तो इसमें क्या आता है, महत्वपूर्ण प्रावधान आता है, महत्वपूर्ण प्रावधान। तो इसमें प्रावधान में देखेंगे जो सिद्धांत या आधार है जो किसी व्यवस्था, संगठन या विचारधारा की नींव बनाता है और किसी प्रणाली, मतलब कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम को संचालन और दिशा जो है, मतलब उसका कैसे चलाना है और उसका दिशा जो है उसका तय करना अनिवार्य बनाता है। महत्वपूर्ण देखिए प्रावधान में मार्गदर्शन प्रदान करना है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो लोकतंत्र में जो जनता की संप्रभुता एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रावधान है जो शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। जो शासन जो चलाता है ना, तो जनता के प्रति, जनता है यहाँ पे, तो इसके प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसी तरह भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी शामिल है। यह प्रावधान किसी भी प्रणाली की स्थिरता और सफलता के लिए आवश्यक दिशा और संचार प्रदान करता है। तो आप शॉर्ट में एकदम जान लीजिए कि किसी भी सफलता में, किसी भी सिस्टम में कोई भी उसको सफल बनाना है तो उसको दिशा और संरचना और संचालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। किस प्रकार से चलाना है उसको जानना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आता है, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां आता है। संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, भारत में संघ और राज्यों के कार्य व जिम्मेदारियां संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में देखेंगे तो उसमें एक है संघ है, एक है राज्य सूची है, ठीक है, एक है राज्य सूची है, एक है समवर्ती सूची है।
समवर्ती सूची है। अच्छा, वही संघ में देखेंगे, संघ में तो रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, ये सब जो है उसमें महत्वपूर्ण विषय हैं। वही देखेंगे राज्य सूची में कौन सा विषय है, तो राज्य सूची में आता है पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार जैसे राज्य स्तरीय विषय। समवर्ती सूची में कौन सा आता है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह, श्रम जैसे विषय जिन पर संघ और राज्य दोनों प्रकार के विषय कानून बना सकते हैं। जो तो मतलब संघ भी और राज्य भी, ठीक है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि राज्य कानून बनाया हुआ है और उसपे संघ कानून बना दिया है, या राज्य संघ ने बनाया हुआ है, राज्य ने भी बना दिया है। देखिए, अगर संघ ने बना दिया है कानून, ठीक है, राज्य ने बनाया है, फिर संघ ने बना दिया है, तो किसका माना जाएगा? संघ का माना जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आपके पापा यहाँ पर हैं, ठीक है? और आपने अपने घर में एक कानून बनाया, ठीक है? कि आपसे ये नहीं होगा। अपने पापा ने बोल दिया कि नहीं ये होगा, तो किसका चलेगा? आपके पापा का चलेगा, ठीक है? तो वही संघ मतलब पापा। तो देखिए, संघ का कार्य राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को जो है सुनिश्चित करना है, जबकि राज्य स्थानीय प्रशासन और जनता की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह व्यवस्था संघीय ढांचे को सुदृढ़ और प्रभावी बनाता है, ठीक है। तो किसका यह परिभाषा हो गया? संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां उसकी हो गई। कौन से अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। और दूसरा टॉपिक आता है संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। तो देखिए, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियों में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे, वित्तीय असमानता और प्रशासनिक तनाव से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, ठीक है। जैसे कि शक्तियों का बंटवारा है, मतलब पावर, जो पावर्स का होता है, पावर्स के लिए संघर्ष होता है। जैसे कुछ मामलों में संघ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, जिससे विवाद होता है। वही देखेंगे असमानता में, फाइनेंशियल में, तो राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते, जिससे विकास बाधित होता है। वही देखेंगे गवर्नर की भूमिका क्या होती है, राज्यों में गवर्नर की भूमिका होती है ना, तो राज्यपाल के कार्यों को लेकर राजनीतिक विवाद अक्सर उभरते रहते हैं। वही उसमें देखेंगे समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची पर भी विवाद होता है, जो कि संघ और राज्यों के बीच कानूनों का टकराव होता है। तो इस चुनौतियों का समाधान, संवाद जो है, ये सहकारी संवाद और प्रभावी वित्तीय वितरण से संभव होते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है स्थानीय सरकार के स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। स्थानीय सरकार के स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। तो देखेंगे इसमें भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें और 74वें संशोधन के तहत किया गया है। ये संशोधन पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाते हैं। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों के हस्तांतरण में देखेंगे ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद को 29 विषयों पर योजना निर्माण और क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया। नगर पालिकाओं को शहरी विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही वित्तीय हस्तांतरण में देखेंगे, वित्तीय हस्तांतरण में मतलब जो फाइनेंशियल होता है ना, जो वित्तीय हस्तांतरण होता है, उसमें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर करों, अनुदानों और निधियों का आवंटन सुनिश्चित किया गया। यह स्थानीय विकास को बढ़ावा देने और जनता के भागीदारी को और सशक्त बनाने के लिए बनाता है। इनसे स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास अधिक प्रभावी होंगे। चलिए आगे देखेंगे, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं क्या होता है। तो ये संस्थाएं की बात कर रहा है, जो कि विवाद निवारण तंत्र में न्यायिक और वैकल्पिक समाधान के तरीके शामिल होते हैं, जिसमें कि कोर्ट होता है, जैसे कि वो हो गया हाई कोर्ट हो गया हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जो कानूनी विवादों का समाधान करते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा वो पंचायतें होते हैं, उपभोक्ता फोरम, लोक अदालत, वैकल्पिक विवाद निवारण, जिसको एडीआर बोलते हैं, वैकल्पिक विवाद निवारण, जो जल्दी और सस्ते तरीके से समाधान करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये संस्थाएं हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है भारत की संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना होती है। तो इसमें भारतीय संविधान में जो मिश्रित यानी मिक्स संघीय प्रणाली पर आधारित है, अन्य देशों से, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन से अलग है। अमेरिका में कड़ा संघीय ढांचा है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। भारत का संविधान विस्तृत और लचीला है, जिसमें भारतीय संविधान जो है विविधता को ध्यान में रखते हैं और विभिन्न अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान करते हैं। तो ये किसका हो गया, तो ये अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे भारत के संविधान के बारे में, ठीक है, कि ये भारत के संविधान में कौन कौन से टॉपिक होंगे। ओके, तो आपने देख लिया कि भारत के संविधान में इतने टॉपिक हैं। चलिए दूसरा देखते हैं,
अब आता है आपका शासन और राजनीति, मतलब पहले गवर्नेंस आएगा, पॉलिटी आएगा और शासन, मतलब कि जो पॉलिटी करेंगे गवर्नमेंट, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें इसमें देखते हैं संसद और राज्य विधानमंडल। संसद, आपको संसद पता होगा कि संसद तीन लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। और वैसे ही राज्य का विधानमंडल होता है जो कि गवर्नर से बनता है, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से, ठीक है। तो ये हो गया संसद को चलाने की शक्तियाँ जो कि पार्लियामेंट में होती है। वही उसकी संरचना, तो संरचना देखिए अब संरचना कैसे कैसे बनेगा। जो कि संसद होता है सो लोगों पर शासन बनाना है, कानून बनाना है, जिस प्रकार से होता है। लेकिन जब उसकी संरचना होती है तो वो प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। अच्छा, उसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है? तो उसकी कार्यप्रणाली भी होती है जो कि अलग-अलग समय में होता है। जैसे कि 3 समय में, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट का सत्र होता है। तो वो तो उसकी कार्यप्रणाली होती है। उसके कार्य संचालन का समय भी किया जाता है। कार्य संचालन का समय उसका निर्धारित करना होता है। अच्छा, उसका देखेंगे शक्तियाँ और विशेषाधिकार देखेंगे। भारतीय संसद जो है, संसद के विशेषाधिकार में भारतीय संसद की शक्तियाँ और विशेषाधिकार संविधान द्वारा निर्धारित है। और संसद को कानून बनाने, संवैधानिक संशोधन करने और जो टैक्स होता है, टैक्स की दर को तय करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। विशेष अधिकारों में सर्वोच्चता, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी देना शामिल है। संसद का काम संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्रों में रहकर कार्य करना है। इसके अलावा जो होता है वो संसद द्वारा अनुशासन स्थापित करना है। संसद द्वारा अनुशासन स्थापित कर मंत्रियों को जवाबदेह बनाने और संवैधानिक संस्थाओं की निगरानी करने की शक्तियां भी दी गई हैं। ये लोकतंत्र और विधायिका की स्वतंत्र सुनिश्चित करने के लिए, स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित करने के लिए मुख्य माध्यम है। वही विधायी निकायों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से उत्पन्न होने वाले मुद्दे क्या हैं? जो विधायी निकायों की जो शक्तियां होती हैं और विशेषाधिकार उत्पन्न होने वाले मुद्दे, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और वहाँ पर उसका निवारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन हुआ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका निवारण कहाँ होगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर पालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र किए रखा गया है। मतलब ये अपने हिसाब से कार्य कर सकता है, ये अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। कार्यपालिका कानून बनाएगा और न्यायपालिका इसको लागू करवाएगा। कौन सा कानून किस प्रकार का है, सही है या नहीं है, इसका जो विस्तृत चर्चा है वो न्यायपालिका करता है। संसद की संरचना जो है, देखिए वही दो टॉपिक दे दिया था, जो कि वो प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनता है। अच्छा, उसकी संगठन कैसे होती है? तो उसका संगठन वो कुछ नियमों के आधार पे बनाया जाता है, जो कि उसकी संगठन प्रणाली और उसका जो संरचना होता है, लोकसभा में जनता द्वारा चुन के लोग आते हैं, जो कि राज्यसभा में चयनित होते हैं। किस प्रकार से लोकसभा में रहते हैं, राज्यसभा में होते हैं, उसका जो एक बेहतर संगठन बनाया गया है, जो किस प्रकार से लोग बैठेंगे, क्या करेंगे, लोकसभा में कौन से बिल पास होगा, राज्यसभा में कौन सा बिल पास होगा। जैसे कि पता होगा कि राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जुड़े जो भी होते हैं ना नौकरियाँ, उसको भी उसमें पेश करते हैं, लेकिन लोकसभा की ये पावर नहीं है। तो ये उसका संगठन बनाया गया है। उसकी कार्यप्रणाली की जो बताया गया है, जो कार्यप्रणाली भी बताया गया इसके पहले, वही उसी को लाया गया है यहाँ पे कार्यप्रणाली। देखेंगे सरकार के मंत्रालय और विभाग। देखिए सरकार के जो सरकार होते हैं, तो पहले तो 15% मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं, फिर उसके सरकार के मंत्री प्रभार होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो गए पीएम, अब एक वो यहाँ पर वो हो जाएंगे, होम मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। अब इनके भी कुछ प्रभारी रहेंगे मंत्री, तो राज्य मंत्री हो जाएंगे, फिर वित्त उसके प्रभारी मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद भी एक राज्य मंत्री रहेंगे, प्रभारी मंत्री के बाद भी एक राज्य मंत्री रहते हैं, जो कि अगर कभी-कभी ये नहीं रहते हैं, तो इनकी जगह पर ये आकर काम करते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके सरकार के मंत्रालय और कुछ विभाग हो गए। और विभाग में जो क्या होता है, अलग-अलग मंत्रालय, अलग-अलग विभाग होता है। जैसे कपड़ा मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए और विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्री हो गए। हर एक विभाग का अलग-अलग मंत्रालय, अलग-अलग विभाग है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप के बारे में सुना है? क्या होता है? तो देखेंगे संसदीय प्रणाली में दबाव समूह, जो प्रेशर ग्रुप, वे संगठन होते हैं जो सरकार या संसद पर अपने हितों और मुद्दों को, मतलब कोई मुद्दा हो उसको प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं, मतलब प्रेशर डालते हैं। ये जो है राजनीतिक दल नहीं होते, लेकिन अपने उद्देश्यों के लिए लॉबी करते हैं, जैसे श्रमिक संघ, पर्यावरण समूह या उद्योग संघ। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं दबाव समूह, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, सरकार उस पर कानून बनाती है, ठीक है। वो राजनीति से नहीं होते हैं, फिर भी उस पर दबाव बनता है, ओके।
औपचारिक और अनौपचारिक संघ राजनीति में उनकी भूमिका क्या होती है? औपचारिक और अनौपचारिक संघ और उनकी राजनीतिक भूमिका। तो देखेंगे औपचारिक संघ, ये है, औपचारिक संघ वे संगठन होते हैं जिनकी स्पष्ट संरचना और उद्देश्य होते हैं। जैसे जैसे जो कोई पार्टी हो गया, पार्टी राजनीतिक दल हो गया, श्रमिक संघ हो गया, पेशेवर संगठन हो गया। इनका कार्य नीति निर्माण, इनका कार्य क्या होता है? जो पॉलिसी बनाना है, नीति निर्माण, जो सोशल मुद्दे होते हैं, सोशल मुद्दे जो होते हैं उनको उठाना होता है, चुनावों में भाग लेना भी होता है। ये सब क्या कौन हो गए? ये हो गए औपचारिक हो गए। अच्छा चलिए अब अनौपचारिक संघ देखते हैं। अनौपचारिक संघ, तो अनौपचारिक संघ वे संघ होते हैं जिनकी कोई औपचारिक संरचना नहीं होती है। जैसे जैसे कि सिटीजन समूह हो गए, सिटीजन ग्रुप हो गया, ठीक है? और जैसे कि नागरिक समूह, कार्यकर्ता संगठन हो गए, जो कर्मचारी हो गए, और सामाजिक, सांस्कृतिक, जैसे सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, इन्वायरमेंटल मुद्दे हो गए। ये मुद्दों पर काम काम करते हैं और सरकार या समाज पर दबाव डालते हैं। तो ये कौन हो गए? ये अनौपचारिक हो गए, वही प्रेशर ग्रुप वाला, दबाव समूह वाला। अच्छा, दोनों प्रकार के संघ और राजनीति, ये जो राजनीति हो गया, दोनों प्रकार के संघ राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये नीतिगत बदलाव में प्रभाव डालते हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जनजागरण करते हैं। तो अनौपचारिक जो है, ये जनजागरण ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए रहते हैं और सरकार से जुड़े नहीं रहते हैं। तो ये सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं, क्योंकि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। चलिए लास्ट इसमें देखते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, जन प्रतिनिधि अधिनियम ये है, कब का है? ये क्वेश्चन में पूछा था एक बार। 1951 भारत में चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला प्रमुख कानून। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि मैं 5 प्रक्रिया आपको बताता हूँ। जैसे कि चुनाव प्रक्रिया का नियम, जैसे कि चुनाव प्रक्रिया का नियम हो गया। यह अधिनियम जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। अच्छा, वही इसमें देखेंगे, मतदाता सूची का निर्धारण। तो यह अधिनियम मतदाताओं की सूची तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। तीसरा देखते हैं इसमें, इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है चुनावी अपराध और दंड, ठीक है? अपराध और दंड जो होता है, ये चुनावी धांधली और अधिनियमताओं के लिए दंड और अपराध का भी प्रावधान करता है। अच्छा, पार्टी और उम्मीदवारों की योग्यता क्या होती है? योग्यताएं के बारे में पूछ रहा है, एबिलिटी जो है, योग्यता के बारे में पूछ रहा है, पार्टी और उम्मीदवारों की। तो यह अधिनियम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करती है। और लास्ट का पॉइंट देखते हैं, ये जो आयोग होता है, आयोग का अधिकार, चुनाव का आयोग का अधिकार क्या होता है? तो चुनाव के संचालन और निगरानी का कार्य चुनाव आयोग को सौंपा जाता है। जब चुनाव आयोग लगता है ना, आचार संहिता लग जाता है, उस समय सारा पावर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आ जाता है, ठीक है? तो ये आपके कुछ ऐसे सिलेबस हो गए। उसके बाद आता है शासन, ठीक है? आपने क्या-क्या पढ़ा है? आपने भारत कॉन्स्टिट्यूशन देखा, शासन और राजनीति देखा। अब उसके बाद देखते हैं शासन। तीसरा पॉइंट क्या है? शासन। चलिए देखते हैं, शासन यहाँ से किया जाता है। शासन में पहला पॉइंट क्या आता है? विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होता है, जैसे कौन-कौन? जैसे कि यूपीएससी हो गए, यूपीएससी भी तो संवैधानिक पद है। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस का हो गया, जैसे कि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है? संवैधानिक पद है। वही विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ। अब इनके क्या कार्य हैं और क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उन सबको यहाँ पर बताना है। और वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय के बारे में पढ़ना है। जो वैधानिक निकाय हैं, जो विनियामक निकाय हैं और जो विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ना रहेगा। वही देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप। जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में विकास के लिए जो सरकारी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो सरकारी योजनाएँ निकाली जाती हैं, उसमें हस्तक्षेप करना है, उसमें नीतियाँ बनाना है, किस प्रकार से बनती हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना रहता है। अच्छा, वही देखते हैं, सरकारी हस्तक्षेप के डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे। जो सरकारी हस्तक्षेप होते हैं, उसके डिजाइन और उसका कार्यान्वयन, मतलब किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, उसमें होने वाले उत्पन्न मुद्दे कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। क्योंकि आप भी जब अगर सरकार के अंदर जाएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तो आपको भी जो सरकारी स्कीम बनाना है, उसको आपको बताना रहेगा कि किस प्रकार से लागू करवाना है, इसका कार्यान्वयन, यानी कि किस प्रकार से ये कार्य लागू होगा, कैसे कार्य करना है, कैसे कार्य करवाना है, कब तक पूरा होगा और इसका क्या प्रॉफ़िट एंड लॉस जो है, सब मुद्दे उसको बताना पड़ेगा वहाँ पर। वही देखेंगे, विकास प्रक्रियाएँ और उद्योग विकास।
अगर जो विकास प्रक्रियाएँ चलाया जा रहा है और जो उसका प्रॉफ़िट क्या देगा, उद्योग में क्या उसका लाभ है, जनता को किस प्रकार से जनता को किस प्रकार से इसमें लाभ होगा और उसमें उद्योग को क्या विकास होगा और जहाँ पर उद्योग लगाया जाएगा, जहाँ पर विकास प्रक्रियाएँ बनाई जाएगी, वहाँ पर उसके क्या प्रॉफ़िट होंगे, कितना रेवेन्यू वापस मिलेगा, कितना रेवेन्यू लगाया जाएगा, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना रहेगा। वही देखेंगे गैर सरकारी संगठनों और एसएचजी, विभिन्न समूहों, संघों, दाताओं, दानदाताओं, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका, मतलब ये जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, एसएचजी, विभिन्न समूह और संघदाता है ना, दानदाता हैं और संस्थागत और अन्य हितधारक, उन सब की जो भूमिका है, उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना रहेगा। वही देखेंगे यहाँ पर शासन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पहलू। शासन, शासन कौन करता है? जो इस समय नेता हैं लोग, वो लोग शासन करते हैं यहाँ पर। और वही पारदर्शिता, तो देखिए पारदर्शिता किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी पारदर्शिता है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी पारदर्शिता है, मतलब हर एक डाटा, जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया और उसमें उसका पूरा डाटा, कितने पैसे कहाँ खर्च किए गए हैं, उन सब का डाटा यहाँ पर रखा गया है। और अगर मांगने पर या सर्च करने पर आपको सारा डाटा मिल जाए तो क्या होता है? पारदर्शिता होता है। मतलब इस पार से उस पार देखना पूरा, पारदर्शिता कहलाता है। जवाबदेही, अब देखिए पारदर्शिता है और आपको कोई चीज़ अगर इसमें गड़बड़ी लग रही है, मतलब कोई भी वो चीज़ हुआ, जैसे यहाँ से लागू किया गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर काम हो गया है, ठीक है? और आप यहाँ पर जनता हैं, अगर आपको ये काम देखने गए और अगर गड़बड़ी लग रही है, तो ये सीधे आप आईटीआर दाखिल करके या कुछ मतलब आरटीआई दाखिल करके सरकार से सीधे पूछ सकते हैं। तो इनकी जवाबदेहिता बनती है नागरिकों के प्रति, ठीक है? तो ये होती है जवाबदेहिता। तो इसके बारे में पढ़ना है। चलिए, अब इसमें 4 पॉइंट हैं। ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल और सफलताएँ। 4 पॉइंट यहाँ पर अभी हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, देखते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, तो देखिए ई गवर्नेंस का मतलब शासन के कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के माध्यम से अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, ठीक है? मतलब ई से अगर ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक समझ जाइए, जो कि इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने वाला है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच डिजिटल रूप से संपर्क स्थापित करने का तरीका भी है और इसके तहत ही सरकारी सेवाओं और जैसे लाइसेंस, प्रमाण पत्र का भुगतान और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाता है। ई गवर्नेंस से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता में जवाबदेही भी बढ़ती है, ठीक है? पारदर्शिता जो रहेगी तो जवाबदेही बढ़ने की संभावना तो है ही। साथ ही भ्रष्टाचार कम भी होगी, समय की बचत भी होगी, नागरिकों के लिए सेवाओं सुलभ सुलभ होगा। और उदाहरण के लिए देखेंगे तो सरकार के विभिन्न पोर्टल और ऐप्स इसके इसमें प्रमुख उदाहरण हैं। अब दूसरा क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग है इसमें। तो देखेंगे ई गवर्नेंस में के बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन और इसके दस्तावेज जारी करना, अनुप्रयोग बता रहा हूँ। क्या होगा? इसके ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज जारी करना, कर भुगतान और लोक सेवा वितरण, सूचना का प्रसार, न्यायिक प्रक्रियाएँ, ये सब क्या है? ये सब इसके अनुप्रयोग हैं। ठीक है? जैसे कि ई फाइलिंग करना और पेंशन हो गया, योजनाएँ का प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण, ये सब इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद इसके मॉडल क्या होंगे? इसके बाद सफलताएँ क्या होंगे? मॉडल और सफलताएँ। तो इसमें मॉडल और सफलताएँ में देखेंगे, इसमें इसमें पढ़ना रहेगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में ई गवर्नेंस के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है, जो कि भारत में डिजिटलीकरण मॉडल के रूप में आधार कार्ड प्रणाली ने पहचान और सरकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है। महाराष्ट्र का देखेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट मॉडल नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करता है। वही बसंतगढ़ ग्राम में, बसंतगढ़ एक ग्राम ग्राम है, वहाँ पे जो पंचायत ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार किया है। वही उत्तर प्रदेश का माई गवर्नमेंट पोर्टल है, जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है ना, आपने देखा होगा माई गवर्नमेंट पोर्टल। और वहाँ पे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इन सफल मॉडलों ने शासन को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए, समय को बचाने के लिए मदद किया हुआ है। ठीक है? तो ये हो गया इसकी मॉडल और सफलताएँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है सीमाएँ और संभावनाएँ। देखिए, अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिस्टम के पूरा अंदर अब क सरकार क्या करने वाली है
अगला उसका परीक्षण क्या-क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है, उस सब के बारे में जानकारी दे देता है। ऐसा नहीं, उसपे सीमा भी लगाना है, उसकी संभावनाओं को भी देखना है, ठीक है? उसपे भी नियंत्रण रखना है, तो उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। नागरिक चार्टर क्या होता है? नागरिक चार्टर, तो नागरिक चार्टर देखिए एक दस्तावेज होता है जिसमें से सरकारी या गवर्नमेंट या तो प्राइवेट संस्था द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं मतलब सर्विस और उनके अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण होता है। इसका उद्देश्य सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों को सही और प्रभावी सेवा मिल सके। तो ये हो गया आपका नागरिक चार्टर। पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय। देखिए, उपाय क्या-क्या किए जाते हैं? तो पारदर्शी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ किया जाएगा, इंटरनेट का माध्यम यूज़ किया जाएगा, नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा ताकि उसको कोई भी सॉफ्टवेयर पे कोई सर्च करे, कोई भी नागरिक को सर्च करना रहे, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जाए और उसको मोबाइल के माध्यम से देख सके। तो क्या हो गया? ये एक पारदर्शिता बन गया। अगर कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसकी जवाबदेहिता बनती है सरकार की। सरकार की जवाबदेहिता कैसे कैसे बनेगी? मतलब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चालू किया है, स्कीम कितने का है, उस पे कितना रुपया खर्च हुआ है, उन सबको सीधे ज़मीनी स्तर पे उतार दिया है। अब कोई जनता यहाँ पर देखेगी, लगता है कि ज़मीन पर ऐसा काम नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगी? वो रुपए की जाँच करेगी, रुपए की जाँच करके बाद स्कीम में ज देखेगी, स्कीम जो है स्कीम में देखेगी, रुपए की जाँच करेगी और सीधे गवर्नमेंट से पूछेगी और गवर्नमेंट का एक कार्य है कि सीधे जनता को जवाब दे। तो ये होता है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। और संस्थागत, कौन से हैं? जैसे कि परिवहन मंत्रालय है, अलग-अलग फाइनेंस मिनिस्टर है और मतलब फाइनेंस वित्तीय मंत्रालय है। तो जिस प्रकार से जो संस्था काम कर रही है उसके अंतर्गत जो उपाय बताए गए हैं उसको बताना है, संस्थागत उपाय, ठीक है? उसके बाद लास्ट में इसमें आता है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो देखेंगे लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखिए वे सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करती है। जो भी पॉलिसी बनती हैं उसमें बहुत हेल्प करती हैं ये सिविल सेवा लोग, ठीक है? ये सेवाएं सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे जैसे कि कानून व्यवस्था होती है, जैसे कानून व्यवस्था, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और सार्वजनिक कल्याण हो गया। सिविल सेवक राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता से काम करते हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि इसको जवाबदेही होते हैं, निष्पक्षता से काम किया जाता है, पारदर्शिता से। लेकिन आप भी जानते होंगे कितने सिविल सेवक हैं जो कि ऐसे कार्य करते हैं। आप भी जब सिविल सेवक बनने के लिए सोचे हुए हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे मैं भी चलूँगा, जनता का खूब सेवा करूँगा। लेकिन जब सामने से बहुत बड़ी पार्टी आएगी, आपको नोट ऑफ़र करेगी, तो आप ये सब भूल जाएँगे। अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसा उत्साह होगा कि नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन जब सामने आती हैं सीधे, गांधी जी आते हैं सामने से ना, तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं। खैर, वो तो अपने-अपने नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं की सटीक और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। ठीक है? पारदर्शिता जो है ना, वो सरकार के प्रशासनिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी शासन के लक्ष्यों को नागरिकों तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो ये क्या हो गए? लोकतंत्र की भूमिका हो गई सेवाओं में, किसकी? सिविल सेवाओं की। सिविल सेवाओं मतलब जो सिविल अफ़सर होते हैं, आईएएस, आईपीएस ये लोग। चलिए अब इसमें आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस। चलिए सोशल जस्टिस में क्या होगा? देखिए, केंद्र और राज्यों का आबादी के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, जो कल्याणकारी योजनाएँ शुरू होती हैं ना, कल्याणकारी योजनाएँ, तो वो क्या होती है? ये आबादी को देखते हुए कमज़ोर वर्गों के लिए शुरू की जाती है। जैसे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में सरकार राशन बाँट रही है ना, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। 80 करोड़ लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग-अलग स्कीम चला-चला के कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। तो ये उसके लिए है, ठीक है? कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन, किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, उसका प्रदर्शन, उसका ऑनलाइन देखेंगे। ये तो 80 करोड़ का ही मुद्दा ले लेते हैं, जो कि खाद्य वितरण किया जा रहा है, तो उसका प्रदर्शन किस प्रकार से हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। किस माध्यम से किया जा रहा है, कोटेदार आपको किस प्रकार से राशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका एक केवाईसी किया गया है, अंगूठा लगाते हैं, सीधे आपके राशन जो कितना राशन लिए हुए हैं, आपके मोबाइल में मैसेज आता है, ये सब। वही देखेंगे आबादी के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून संस्थाएं और निकाय। तो ये आबादी जो है, ये कमजोर आबादी और इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या होती है? तो गठित सिस्टम होता है, कानून होता है, कानून संस्थाएं होती हैं, निकाय होता है। गठित तंत्र मतलब होता है कानून के नियम,
मतलब जो भी उनके नियम बनाना गया है। कानून मतलब वो जो पुलिस की कार्रवाई होती है, वो जो संस्थाएँ होती हैं जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसकी वो हो गए संस्था हो गई और उसका निकाय, किस प्रकार से उसका निकाय किया जा रहा है, किस प्रकार से उसके नियम कानून बनाए गए हैं, उसी के आधार पे आपको उसका निवारण किया जा रहा है कि नहीं, उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हो गया, फिर देखेंगे स्वास्थ्य। देखिए सोशल जस्टिस की बात कर रहा है तो यहाँ पर सार्वजनिक वितरण की बातें किए जाएँगे, सार्वजनिक लोगों के बारे में बात किया जाएगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, किसके प्रबंधन? स्वास्थ्य का प्रबंधन, शिक्षा का प्रबंधन, मानव संसाधन का प्रबंधन, जो ये संबंधित सामाजिक क्षेत्र से सेवाएं का विकास के लिए है, उससे संबंधित प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में, कैसा स्वास्थ्य का कैसा मैनेजमेंट है, शिक्षा का मैनेजमेंट कैसा है, मानव संसाधन का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। ठीक है, गरीब इतना योजनाएँ शुरू किया जा रहा है, फिर भी गरीबों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? भुखमरी क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है, भुखमरी के इंडेक्स में देखेंगे किस लेवल पे है भारत। अब देखेंगे क्या होता है कि उज्ज्वला योजना से शुरू किया गया, गैस बाँटा गया, ठीक है? और प्रधानमंत्री आवास से दिया गया, आवास से शहरी आवास, ग्रामीण आवास, ये सबसे गरीबी मिटाने के लिए क्या किया गया? घर दिया गया, बिजली दिया गया और गैस दिया गया, तो गरीबी मिटाने की बात करी जा रही है, लेकिन फिर भी गरीब लोग खत्म नहीं हो रहे हैं। अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं? भूखमरी क्यों आ रही है? उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? और इसमें देखेंगे लास्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानते हैं ना क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध? मोदी जी बहुत-बहुत देशों से जाते हैं। अब जैसे कि भारत से यूएई गए, कतर गए, ओमान गए, यूएई गए, यूएस गए, ब्राज़ील गए, मतलब अलग-अलग देशों में जाते हैं ना, रसिया गए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दर्शाता है, किस प्रकार का संबंध है। तो इसमें भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? तो पहले तो भारत और उसके पड़ोसी देशों से क्या संबंध है, कैसे संबंध है, ठीक है? जैसे कि आपका नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, इस सब से कैसे संबंध है, उसके बारे में है, भारत और उसके पड़ोसी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देखिए, आपके दोस्त आपसे खुश रहे चाहे नहीं, लेकिन आपके पड़ोसी खुश रहने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई मुसीबत में रहेंगे, तो आपके पड़ोसी सबसे पहले आएँगे, ना कि आपके दोस्त आएँगे। उसके बाद देखेंगे भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध। पहले तो भारत और उसके पड़ोसी देशों को जानेंगे, उसके बाद उसके बीच के संबंध को जानेंगे। तो पड़ोसी देशों का नाम मैंने बताया अभी। अब उसके बीच में कैसे रिलेशन है, जैसे नेपाल के बीच में कैसा रिलेशन है, श्रीलंका के बीच में कैसा रिलेशन है। कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर भारत का दौरा कर रहा है या भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, दौरा करते हैं, जैसे श्रीलंका के अभी हाल ही में आए हुए थे, तो उसके बारे में कैसा संबंध है, उसके बारे में पढ़ना होता है। वही भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते। तो जैसे कोई भी समझौता किया जाता है, जैसे कि अमेरिका और भारत 2+2 वार्ता किया जाता है ना, इसमें रक्षा मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ऐसा किया गया था। तो ये क्या होता है, ये द्विपक्षीय समझौता होता है, ठीक है? एफटीए लगाया जाता है, एफटीए फ्री ट्रेड किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, एफटीए। जैसे कि कोई भी व्यापार हो तो ये इधर से उधर चला जाए, फ्री में चला जाए, उसको बोलते हैं एफटीए। तो ये वैश्विक समूह भी होता है, कुछ समझौते भी होते हैं, कॉप 27, कॉप 28, ये सब क्या हो समझौता हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव। जैसे कि विकसित देश कौन है? यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ये सब क्या है? विकसित है। विकासशील देशों में देखेंगे इंडिया हो गया, चाइना भी अपने को विकासशील बोलता है अभी, विकासशील देश। ये सब की नीतियाँ और राजनीति, इनकी नीतियाँ क्या है और इनकी राजनीति कैसी है? वो भारत के हितों पर क्या प्रभाव डालता है? जैसे कि देखेंगे यहाँ पर यूएस हो गया, यहाँ पर इंडिया हो गया। तो इंडिया जो है विकासशील है और यूएस जो है ये विकसित है। अब इसकी जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है? कि कभी देखेंगे आप क्या करेगा नीति में कि बैन लगाने लगता है। ये जो यूएस होता है इसके इंडिया के ऊपर बैन लगाएगा और भी देशों के ऊपर बैन लगाने लगता है। और ये विकसित है, यहाँ से व्यापार जो सीमित माध्यम में करेगा, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा ही करता है, यूएस ज़्यादा करेगा, इंडिया को कम करने के लिए बोलता है। इसकी यहाँ की राजनीति कैसी है
अध्यक्षता है, प्रेसिडेंशियल है या फिर वहाँ पे पीएम है, कैसी है? तो विकासशील देशों में और विकसित देशों में किस प्रकार के हैं? भारत के हितों पर कैसा प्रभाव डालता है, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है? उसके बाद देखेंगे भारतीय प्रवासी के बारे में पढ़ना रहेगा। जैसे कि अ, इंडिया से इंडिया से बहुत लोग जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं दूसरे देश में। जैसे कि मान लेते हैं कहाँ पे गए, यहाँ पे सऊदी अरब गए हैं, यूएई गए हैं, ठीक है, यूएई मान लेते हैं, यूएई गए हैं, तो ये भारत के प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है, भारत के प्रवासी कहलाते हैं। वहाँ पे भारतीय मतलब अलग अलग देशों में रहने वाले, जैसे सुंदर पिचाई हैं, तो वो भारतीय है ना, नागरिकता तो मान लीजिए वहाँ के ले लिए हैं। चलिए, तो ये भारत के प्रवासी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो गए जैसे कि डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एशियन, ये सब क्या हो गए? एजेंसियाँ, मंच, संस्था, ये सब हो गए। उसकी संरचना, कौन से अंतर्राष्ट्रीय में रिलेशन में कैसी संरचना होती है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आता है अधिदेश। तो चलिए देखेंगे संरचना और अधिदेश। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ये अंतर्गत संरचना से तात्पर्य उस वैश्विक ढांचे से है जिसमें विभिन्न देशों, संगठनों, संस्थाओं और आपसी संबंध और प्रभाव क्रियाशील होते हैं। यह संरचना देखिए शक्ति, आर्थिक और स्थिति, राजनीतिक संबंध को मतलब जो पॉलिटिशियन रिलेशन होते हैं और वैश्विक मामलों में भागीदारी के आधार पर निर्धारित होती है। और वे देश और ये जो अधिदेश देखिए वे देश होते हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक, राजनीति और सैन्य शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, वो अधिदेश हो गए। उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरण के लिए अभी ब्रिक्स हो गया, ठीक है? ब्रिक्स हो गया जैसे, और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें देश हैं, पहचाना जाता है। वे वैश्विक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? तो ये हो गए। तो चलिए देखिए ये आपके कुछ सिलेबस हो गए थे, इतने सिलेबस हो गए हैं। तो आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आज जीएस 2 को क्या किया था, मैंने कि बताया हुआ था कि कौन से सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी रखा हुआ था। तो आप लोगों ने पॉलिटी को ज़्यादा ही वोट किया था, तो मैंने क्या किया कि पॉलिटी को लेकर यहाँ पे आया है। आपके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, मैं भी पढ़ के बताता हूँ। देखिए चैनल का नाम हमारे है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, और इसमें सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को कवर कराए जाएंगे कुछ समय तक। यूपीएससी का एग्जाम आते आते आपको इतने सारे टेस्ट, सीसेट, हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? तो इसमें देखेंगे all of you should study with patience. Whatever is there, all the material will be provided through our channel. For this, stay connected to our channel. Thank you. आप सभी लोग धैर्य रख के पढ़ाई करिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी होगा सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को पीआर नॉलेज सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये आज सिलेबस किया गया है और सिलेबस के बाद अब आपका डेली इसमें क्लास लगाया जाएगा, जो कि सिलेबस के माध्यम से जितना सिलेबस है उसको कवर कराया जाएगा, और अलग कुछ नहीं, ठीक है? तो आज सिलेबस के बारे में था और उसके बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक इंटरन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और जल्दी वीडियो को अब से चैप्टर 1 जो शुरू होगा उसमें जल्दी मिलेंगे उसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।